हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम और यूपीएसआई एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं सभी आपके सामने लेकर आई हूँ पूरे 40 क्वेश्चन का संग्रह। पूरे 40 क्वेश्चन हमारे जो है यूपीएसआई के रहने वाले हैं। ये हमारा जो है एक प्रीवियस ईयर सेट है और हम जो है इन सभी क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल फुल डिटेल में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जो है मैथ्स के क्वेश्चंस जो है देखे नहीं हैं या मैथ्स की आप में जो है अभी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह चैनल पर जो है अपनी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमारे जुड़े हुए रहेंगे, अगर हम कोई भी एक चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई एग्जाम में आता है तो आप जो है उस क्वेश्चन को जो है एग्जाम में जरूर कवर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे सामने जो है पूरे 40 क्वेश्चन का जो है यूपीएसआई में जो पूरा संग्रह आता है, तो सभी क्वेश्चंस को जो है हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है फुल डिटेल में करने वाले हैं। ना तो कोई हम अलग से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ना ही कोई अलग से हम जो है मेथड का यूज करेंगे। हम जो है सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके ही हम जो है फुल सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, जैसे कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर सिस्टम का है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 23 है। कोई दो संख्या है जिनके वर्गों का योग कितना है, 165। देखिए, कोई दो संख्या है, मैंने मानी एक x है एक y है, दोनों के वर्ग को योग करेंगे कितना है, 165। पहली लाइन क्लियर। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल होता है हमारा x इंटू वाई, ये जो है हमें निकालना है। जिन संख्याओं का योग कितना है, 23 है। संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई 23 है। देखिए, अगर मैं इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर जो है मुझको दोनों साइड करना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया। इधर स्क्वायर जब खोलूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 23 का स्क्वायर खोलूंगी, 529। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 165। तो 165 पुट करी प्लस 2xy इक्वल टू 529। अब ये इधर पॉजिटिव है तो इधर ये इक्वल टू के जाएगा नेगेटिव में, तो ये चीज हमारी इधर माइनस में जाएगी। 529 में से 165 जो है मुझको घटा देना है, तो 2xy हमारा यही बचा। घटाऊंगी, देखिए 9 में से 5 जाएंगे 4, 12 में से 6 जाएंगे 6, 4 में से 1 जाएगा 3, कितना आ गया, 364। अब ये दो हमारा इधर गुना में है, ये हमारा इधर डिवाइड में जाएगा, तो xy की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, 364 को जब 2 से डिवाइड करूंगी 182। तो 182 हमारा जो है x और y का गुणनफल है और यही जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो x और y दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 182। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ना तो कोई हमने अलग से फॉर्मूला यूज किया है, ना ही कोई अलग से मेथड यूज किया है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके ही जो हमें सॉल्यूशन निकाल देना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तब इस स्टार की जो है वैल्यू क्या है। देखिए, 3 से विभाज्य कोई भी संख्या कब होती है, जब उनके अंकों का योगफल भी जो है 3 से हमारा विभाज्य हो। अगर जो हमारी अंक है, जो भी हमारी संख्या है, उन सभी अंकों को देखेंगे, उन सभी अंकों को जब हम जोड़ करके देखेंगे, वो जोड़ भी हमारा जो है 3 से भाज्य होना चाहिए। देखिए, इसमें कौन कौन से है, 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3, सभी को ऐड करूंगी। 1 और 7 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11। हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए, क्योंकि 12 जो है हमारा 3 के टेबल से जो है कट हो जाएगा, या फिर 15 कट होगा। लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है। 12 जो है पहले आएगा, 15 जो है बाद में आएगा, तो पहले 12 आएगा। 12 होने के लिए 1 और 7 8 और 3 11 नंबर तो हमारे पास है। एक नंबर की जो है हमारे पास कमी है, इसका मतलब इस स्टार की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल में 324/49 गुना वर्गमूल में 676/169 गुना
126 बट्टे वर्गमूल में है 81। वर्गमूल से पहले सबसे पहले हम संख्या बाहर निकालेंगे। देखिए 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का है। 49 का जो है 7 हो जाएगा। 676 26 का है। 169 13 का है। 126 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसे वर्ग में नहीं रखा गया मूल में। और 81 का जो है बाहर 9 निकल जाएगा। कटिंग करेंगे। 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। ओवरऑल नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 की गुना 18 में करेंगे 72 जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा चैप्टर का आगे? ये हमारा जो है क्वेश्चंस आए हैं अब सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास के रूल से जो है हमें क्वेश्चन सोल्व कर देना है। देखिए 240 डिवाइड बाय 60 प्लस 120 डिवाइड बाय 15 इंटू 3 प्लस 5, ये हमारा बोर्ड मास का है। सरलीकरण में बोर्ड मास मीन्स BODMAS। बी से हमारे पास ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इसी फॉर्म में जो है हमें अपना क्वेश्चन जो है सोल्व करना होता है। इसी इक्वेशन में हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे। ऑफ का मीन्स होता है गुना भी होता है, वर्ग भी होता है। और डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? फिर डिवाइड। 240 को 60 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा? 60 चौका 240, 4 पे जो है कटिंग हो जाएगी, प्लस 120। 120 भी यहाँ पे हमारा जो है डिवाइड में है, 15 अट्ठे 120। यहाँ भी हमने डिवाइड करा इंटू 3 प्लस 5। डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई देखेंगे 8 3 24, 4 प्लस 24 प्लस 5। अब सबको जो है हमारे मल्टीप्लाई के बाद आया ऐड, तो अब हम जो है इसमें ऐड करने वाले हैं। 24 और 4 28 और 5 33, मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा 33 बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी में से है, सरलीकरण में से। क्या करना है? 3/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2/5। क्या हुआ? अच्छा देखिए 3/4 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1 माइनस 2/5 प्लस में 1 प्लस 6/7 1 माइनस 12/13। हमारा ये क्वेश्चन भी कैसा है? बोर्ड मास का ही है, लेकिन इस बार हमारे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व कर देना है? ब्रैकेट ही सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ये सब जो है हमारे मल्टीप्लाई में है। देखिए ब्रैकेट सोल्व करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 3 1 जो 3 में 1 ऐड करूंगी 4 अपॉन नीचे कितना है? 3 1 जो 3 में 2 ऐड करूंगी, 3 और 2 5/3 5 1 जो 5 में से 2 माइनस करूंगी 3 अपॉन में 5 7 1 जो 7 और 6 13 अपॉन में 7 13 1 जो 13 में से 12 घटाऊंगी 1 अपॉन में 13। अब जो है हमारे सभी मल्टीप्लाई में है, जो हमारा कट होएगा वो हम कट करेंगे, बाकी हम ऐसे लिख देंगे। 4 से जो है हमारा ये 4 कट हुआ, 3 से ये वाला 3 और जो है हमारा यहाँ पे 13 भी कट हो रहा है, 5 भी कट हो रहा है और ऊपर ओवरऑल हमारा कितना बच रहा है? ये वाला अभी 3 भी कट हो रहा है, ऊपर बच रहा है 1 और नीचे 7, मतलब 1/7 जो है हमारा इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मैसेज 15 हो तो दोनों संख्याओं का लैसेग क्या होगा? हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन जो है हमारे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए क्या बोला है? दो संख्याओं का अनुपात। कोई दो संख्या हमने एक्स और वाई ली है, इनका अनुपात कितना है? 3:4। जब मैं संख्या अनुपात में से हटाती हूँ तो उसके साथ जो है हम कोई कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं,
तो ये हो जाएंगे 3a और 4a। x बराबर हो जाएगा 3a और y बराबर हो जाएगा 4a। दोनों संख्याएं हमने मानी। अब देखिए दोनों संख्याओं का हमें मैसेज दिया है 15। मैसेज क्या होता है? एचसीएफ होता है जो हमारा दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो इन दोनों संख्याओं का हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी? 3a और 4a। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन जो है a है, और a हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर मैं इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालती हूं तो एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो इनमें बचा हुआ है वो भी लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे? एलसीएम। हमें एचसीएफ दिया है 15, हमें एचसीएफ कितना दिया है? 15, और हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ कितना है? a। तो इसका मतलब a बराबर किसके हो जाएगा? 15 के। हमसे एलसीएम जो है पूछा गया है, हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है? a इंटू 3 इंटू 4। एलसीएम कितना है हमारे अकॉर्डिंग? a इंटू 3 इंटू 4। a की वैल्यू 15, 3 इंटू 4, 15 या 45, 45 की गुना 4 में करेंगे 180। मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है 180 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 18, 12 व 16 से पूर्ण विभाजित है। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या देखनी है हमें जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए अब जब कहता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखिए 6, 8, 12, 16 का हमें क्या निकाल देना है? एलसीएम। 6, 8, 12, 16 का हमें क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम हमें बिल्कुल भी बच्चों की तरह नहीं निकालना है, जैसे छोटे बच्चे इस तरह से जो है एलसीएम निकालते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम देखिए थोड़ा अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम जो है किसी एग्जाम में जो है सरकारी जॉब की जब तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बड़े लेवल में कैसे करना है? सबसे पहले इन सभी नंबर में हमें बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 16। अब 16 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। तो 16 का मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम होगा। एक बात तो ये हुई। दूसरा, वो जो मल्टीपल हमारे पास होगा, बाकी जो हमारे नंबर बचे हुए हैं वो उन नंबर से भी जो है हमारा पूरा डिवाइड होगा। तो देखिए 16 का मल्टीप्लाई, 16 का पहला मल्टीप्लाई जो मल्टीपल है 16 ही रहेगा। 16 से जो है लेकिन हमारा 12 डिवाइड नहीं होगा, 6 भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 16 हमारा नहीं है। 16 के बाद आएगा 32। 32 से हमारा 8 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 और 6 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला भी हमारा इसका मल्टीपल नहीं है। फिर 16 3 जा होता है 48। 48 से जो है हमारा 12 भी डिवाइड हो रहा है, 8 भी डिवाइड हो रहा है और 6 भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 48 जो है इन सभी संख्याओं का एलसीएम है। और इन्हीं सभी संख्याओं का एलसीएम है। देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी संख्या से पूर्ण विभाजित है। देखिए सभी से पूर्ण विभाजित है, तो इसका मतलब 48 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वितत का है, जो वितत हमारी भिन्न होती है। देखिए 5 एकम 5, इस क्वेश्चन को जब भी हम नीचे की तरफ से सोल्व करेंगे, जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन होगा तो नीचे की तरफ से सोल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 में ये 4 ऐड करूंगी, 5 और 4 9, 9/5 बना। कितना बन गया ये वाला? इतना इक्वेशन हमने सोल्व करके कितना आ गया? 9/5। अब ये 3 इसके ऊपर है इस तरह से, 3 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। अब इसमें हमें पता है कि ये बाहर बाहर की मल्टीप्लाई हो जाती है और अंदर अंदर की जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 3 जा 15, 9 एकम 9, कटिंग करेंगे, 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो 5/3 जो है हमारा ये वाला सोल्व होकर के आ चुका है। ये कितना आ गया? 5/3। इसको मैं कितना लिख सकती हूँ यहाँ पे? 5/3 जो है हमारा सोल्व होकर के आ चुका है। तो 1 + 2, 1 प्लस ये कितना आ गया? 5/3। अब फिर से जो है हमारा यहाँ से सोल्व होगा। 3 एकम 3, 3 और 5 8, 8/3 कितना बन करके आया? 8/3। इसको सोल्व किया हमने, कितना आ चुका है? 8/3। ये ऊपर जो है हमारा 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे? 1 है। अब बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, 2 3 6, 8 एकम 8,
कटिंग करेंगे 3 पे और 4 पे जो है हमारा 2 के टेबल से कटिंग हो चुकी है। अब हमारा ये वाला सोल्व हो गया पूरा। कितना है 3/4। अब कितना है 1 + 3/4। फिर से अब हमें ये वाला सोल्व कर देना है। 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल में है। ये जो है हमारा क्यूब रूट का है। क्यूब रूट में 2 है, क्यूब रूट 3 है और स्क्वायर रूट में जिसके आगे कोई भी लिखा नहीं होता यहाँ पे, उसका मतलब वहां पे कितना लिखा होता है 2। और ये क्यूब रूट में जो है 4 है। सबकी जो है हमें पावर इसमें जो है चढ़ा देनी है 1 के अपॉन में। 2 की पावर 3 है तो 1/3, 3 की पावर 2 है तो 1/2, 4 की पावर 1/3। सभी पावर का जो है हम इसमें एलसीएम लेंगे। 3 और 2 और 3 एलसीएम कितना आ जाएगा 6। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया है। 6 से जो है हम कटिंग करेंगे। 3 के टेबल से कटिंग होगी 6 पे, 2 पे, 2 के टेबल से कटिंग होगी 6 पे, 3 पे, 4 के उसमें 3 के टेबल में जो कटिंग होगी 2 पे। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की क्यूब का मतलब होता है 27 और 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16। सबसे छोटी संख्या पूछी थी, सबसे छोटी संख्या 4 है, मतलब सबसे छोटी संख्या 3√2 में जो है ये हमारी क्यूब रूट 2 वाला जो है सबसे छोटी संख्या रहेगी। ये हमारा इसका सबसे करेक्ट सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तब दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक संख्या का, कोई संख्या हमने x मानी, x का मतलब होता है गुना 25%, परसेंट हटाती हूँ नीचे आता है 100। दूसरी संख्या हमने y मानी, y का 20% हटाऊंगी 100 के बराबर है, तो हमने ये बराबर रख दिया है। नीचे 100 है, कट आउट हो जाएंगे। आपस में जो है ये 20 गुना में है, ये इधर डिवाइड में आएगा और ये हमारा y इधर चला जाएगा। y तो मैं नीचे डिवाइड में लेकर के आई हूं। ये 25 इधर गुना में है, ये इधर जो है भाग में आ चुका है। ठीक है, कटिंग करेंगे 5 के टेबल से कटिंग हो चुकी है। x/y = 4/y। जब भी कोई वैल्यू जो है हमारी अपोन में लिखी होती है, इसका मतलब ये रेशो में लिखी हुई होती है, तो ये हो जाएगी 4:5 हमारा इसका सबसे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y + z = 360, x/y/z = 4:3:2, तब जो है y + z - x की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए तीनों वैल्यू का जो योग है कितना दिया है 360। तीनों वैल्यू अलग अलग रेशो दिया है 4:3:2। अब देखिए तीनों वैल्यू जब हमारे पास अलग अलग दी है, हम अगर इनका योग करना चाहे अलग अलग वैल्यू का कितना होगा 4, 3, 7, 7 और 2 9। हमारे अकॉर्डिंग तीनों वैल्यू जो अलग अलग है उनका योग 9 है और उन्होंने इन तीनों संख्याओं का योग दिया है 360। हमारे अकॉर्डिंग 9 है, इन्होंने दिया है 360। हमसे क्या पूछा है y + z - x, मतलब y और z को ऐड करना है। 3 और 2 5 होगा, फिर -x करेंगे, मतलब 4 घटाऊंगी, 5 में से 4 घटाऊंगी 1, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग ये कितना आया है 1। तो 1 की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे। 360 9 जो है डिवाइड में आएगा और 1 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आएगा 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई है 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजना व सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। रंजना की वर्तमान आयु क्या है। देखिए रंजना और सईद दो बंदे हैं, रंजना और सईद, दोनों की जो है वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान होगी हमारी प्रेजेंट में, ये फिर हमारा आता है क्या फ्यूचर, यहां लिख देती हूँ फ्यूचर, और इससे पहले क्या होता है हमारे पास पास्ट। ठीक है, 3 फॉर्म में है। रंजना और सईद की वर्तमान आयु कितनी दी है, अब वर्तमान में है दोनों 7:5 के। ये रंजना है और ये कौन है सईद है। 11 वर्षों के बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 11 वर्षों के बाद आगे आ गए, इनका आयु का अनुपात कितना दिया है 4:3। अब देखिए यहाँ पे इनका अनुपात कितना है 7:5,
यहाँ पे अनुपात कितना है 4:3। देखिए सबसे पहले कभी भी अनुपात हो या एज हो, अगर मैं आज अपने भाई से 2 साल छोटी हूँ तो आने वाले टाइम में भी मैं अपने भाई से 2 साल छोटी रहूंगी और पिछले टाइम में भी मैं अपने भाई से जो है 2 साल छोटी ही रहूंगी। हम अपनी एज का कभी भी जो है किसी भी साल में अगर गैप देखेंगे तो हमें गैप कितना मिलेगा 2 साल का। हमारे और मेरे भाई का जो एज का गैप मिलेगा वो हर टाइम हर साल जो है 2 साल का गैप रहेगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों की एज में 2 साल का गैप है, 7 में से 5 जाएंगे 2 और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 साल का गैप है। यहाँ गैप जो है अलग अलग है, गैप हमेशा सेम रहता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो है हमें गैप जो है इसका सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 1 का गैप है, 4 में से 3 गए, 1 का गैप है तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 2 का गैप है तो यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5 हो गए। यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। अब जो है हमारा गैप बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसका मतलब रंजना यहाँ 7 की है, सईद यहाँ 5 का है, रंजना यहाँ 8 की है, सईद यहाँ 6 का है। अब इनका जो है हमारा गैप बिल्कुल सेम है। रंजना की जो है हमसे वर्तमान आयु पूछी है। रंजना यहाँ कितने की है 7 की, यहाँ कितने की है 8 की। यहाँ रंजना 7 की है, यहाँ रंजना 8 की है, 1 साल जो है बढ़ चुकी है, 1 साल बढ़ चुकी है। बढ़ी कितने साल में है 11 साल में। बढ़ी कितनी है यहाँ पे ये 11 साल में। रंजना जो है 1 साल बढ़ी है, 7 से 8 हो गई, 1 साल बढ़ गई, कितने साल में बढ़ी है 11 साल में। रंजना की रियल एज यहाँ पे कितनी है 7, 7 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि वैल्यू निकालते हैं 11/1 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 11 7 77। इसका जो है हमारा वर्तमान आयु पूछी थी, वर्तमान आयु ही हमारी है, तो 77 की जो है यहाँ रंजना है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को लाभ मिलेगा। देखिए 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हमने लेट किया है, ए है, बी है और सी है। ये 600 रुपए लगा रहा है, ये 800 रुपए लगा रहा है और ये 1000 रुपए लगा रहा है। जब हम इनकी कटिंग करेंगे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी सभी में। अभी भी 2 के टेबल से ये कटिंग हुआ 3 पे, ये कटिंग हुआ 4 पे और ये कटिंग हुआ 5 पे, मतलब 3:4:5। जितने जितने रुपए भी इन्होंने लगाए हैं उतने ही रुपए के हिसाब से जो है इनको अलग अलग लाभ होगा। अगर जिसने 600 रुपए लगाए हैं तो उसको जो लाभ मिलेगा वो 600 रुपए के हिसाब से मिलेगा। जिसने 800 रुपए लगाए हैं उसको 800 रुपए के हिसाब से लाभ मिलेगा और जिसने 1000 रुपए लगाए हैं उसको जो है 1000 रुपए के हिसाब से जो है लाभ मिलेगा। सबको लाभ जो है इक्वल नहीं मिलेगा, जिसने जितनी मनी लगाई है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको लाभ का जो है प्रॉफिट इनमें होने वाला है। 600 वाले को 3 का लाभ मिलेगा, 800 वाले को 4 का लाभ मिलेगा, 1000 वाले को 5 का लाभ मिलेगा। हमारे अकॉर्डिंग लाभ में 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा। हमारे अकॉर्डिंग 3 और 4 7 और 5 12। हमारे अकॉर्डिंग जो है तीनों में 12 रुपए का जो है लाभ हो रहा है और यहाँ जो है 480 रुपए का हो रहा है। तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 480 की। पहले व्यक्ति को लाभ पूछा है, पहले व्यक्ति का लाभ कितना है 3 की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। 480/12 गुना में जाएगा 3, ये कटेगा 4 पे, 4 से 1 2 0, मतलब 120 रुपए का जो है पहले व्यक्ति को लाभ होगा। 120 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है, एक 18 किलोग्राम की प्रति किलोग्राम की जो है वस्तु है। इन दोनों को हम किस रेशो में जो है मिलाए कि जो हमारा अब हम मिश्रण हो जाता है, जो हम वस्तु बेचेंगे अब वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम की जो है हो जाए। तो देखिए एक वस्तु है 12 रुपए प्रति किलोग्राम और एक है 18। जो मिश्रण अब बेचा जाएगा, जो मिश्रण है वो हम बीच में लिखेंगे 15। लेकिन इसमें देखिए क्या है, जो भी हमारे पास मिश्रण होगा, जो भी हमारे पास जो बीच की पॉइंट होगा, वो बीच का पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि इन दोनों वैल्यू के जो है बीच का कोई नंबर होना चाहिए। 12 से लेके 18 तक बीच का कोई भी नंबर जो है यहाँ पर चलेगा, या 13 हो,
14 हो, 16 हो, 17 हो, लेकिन 12 और 18 के बीच का नंबर जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे पास दिख रहा है, पॉसिबल दिख रहा है कि है, तो इसमें जो है हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कोई भी बड़ी वैल्यू हो, जैसे कि 15, 15 में से 12 घटाऊंगी 3, 18 में से 15 घटाऊंगी 3, इसका मतलब यह है कि बड़ी वैल्यू में से जो है छोटी वैल्यू घटानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 12 में से 15 घटाना है या 18 में से 15 घटाना है, बस बड़ी वैल्यू में से जो है हमें छोटी वाली वैल्यू घटा देनी है। घटा दिया, जो ये हमारा घट करके आया है यही हमारा अनुपात है। अगर ये हमारा अनुपात दोनों एक ही नंबर से, एक ही संख्या से जो है डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही कि यही छोड़ देंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब जो हमारा ये रेशो आ गया 1:1 आ गया, ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। जी 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याएं हमारी कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं या 1 के टेबल से कटते हैं, जिसके अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम जो है सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, या तो खुद का नंबर से कटेंगे या 1 के टेबल से कटेंगे, अदरवाइज इनका कोई फैक्टर नहीं होता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं जो है बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? 19 के पहले लिखने हैं। देखिए 19 से पहले कौन कौन से है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये हमारे जो है प्राइम नंबर है। इन सभी का जो है हमसे औसत पूछा है। औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो योगफल कर देंगे सभी का, कीजिए। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमें जो है सभी ये ऐड करने हैं। 17 में 13 ऐड करूंगी 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 5 53, 53 और 3 56, 56 और 2 58, 58 बट्टे 7 हमारा होगा। कटिंग करेंगे, 7 अट्टे 56, 2 बचेगा, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, जीरो लगाएंगे, 7 अट्टे 56, मतलब 8.28 समथिंग जो है हमारा इनका जो है औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18,000 का 33.5% का 0.15% है। देखिए 18,000 का मतलब होता है गुना, गुना लगा दिया। 33.5 मतलब कि 33 या 99, 99 एक 100, 100 बटे 3, परसेंटेज जब हटाती हूं तो नीचे कितना आ जाता है? 100। का मतलब फिर से गुना, 0.15 परसेंटेज हटाऊंगी, नीचे कितना आ जाएगा? 100। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो दो नीचे जो है मैंने एक्स्ट्रा जीरो लिख दिए। कटिंग करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी कट आउट हो जाएगी। यहाँ पे इन 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट आउट हो जाएगी। इस 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कट आउट हो जाएगी हमारी। 3 एकम 3, 3 छिक्का 18, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। नीचे ओवरऑल कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर ओवरऑल 3 और यहाँ पे 3, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तब परीक्षा में कितने लड़के सम्मिलित हुए थे? देखिए एक परीक्षा में 78% बच्चे जो है पास हुए हैं, 78 बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं? 78%। अपने आप में कोई भी चीज जो है वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर कक्षा में 20 बच्चे बैठे हैं तो ये 20 बच्चे अपने आप में क्या है? 100% है। ये 20 बच्चे अपने आप में क्या है? 100% है। तो परीक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो अपने आप में 100% है। उस 100% में से जो है 78% बच्चे पास हुए हैं। इस 100% में से 78% बच्चे जो है पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में से 78% घटाती हूं तो 22% बच्चे इसका मतलब फेल हुए हैं। देखिए 22% बच्चे क्या हुए हैं? इसमें कक्षा में फेल हुए हैं। अगर परसेंट में देखा जाए तो 22% बच्चे फेल हुए हैं। अगर उन्होंने संख्या बताई है कि 110 जो है बच्चे लड़के जो है फेल हुए हैं,
हमारे अकॉर्डिंग 22% फेल हुए हैं, उन्होंने बोला है 110 बच्चे फेल हुए हैं। परीक्षा में कितने लड़के हैं? परीक्षा में मैंने बोला कि अपने आप में 100। देखिए जब 22% जो है 110 के बराबर होगा, और टोटल जो इसके लड़के हैं इसमें कितने हैं? 100%। 100% की जो है हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। 110 अपॉन में आया 22 गुना 100। 22 पंजे 110, 5 की गुना 100 में करेंगे कितना होगा? 500। मतलब इस कक्षा में जो है परीक्षा में 500 जो है लड़के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तब घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए घन की जो भुजा है उसमें जो है 10% की वृद्धि हो रही है। अपने आप में कोई भी चीज क्या है? 100% है। 100% है। और पहले देखिए घन क्या होता है? घन होता है हमारा डाइस, जो हमारा लूडो का दाना होता है। तो लूडो का दाना जो हमारा डाइस होता है, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की जो है बात करी गई है। वॉल्यूम होता है भुजा की क्यूब। क्या होता है? भुजा की क्यूब होता है। तो भुजा देखिए हमारी अगर 10% की वृद्धि हुई है, भुजा क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी जो है हमारी बराबर बराबर है। तो भुजा जो है भुजा की क्यूब करनी है। वॉल्यूम में वृद्धि कितनी हुई है? अपने आप में कोई भी चीज है 100%। 10% की वृद्धि हुई है भुजा में, तो 110/100। भुजा को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 110/100 गुना 110/100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट आउट हो जाएगी, ये 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट आउट हो जाएगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट आउट हो जाएगी। तो 11 की ऊपर क्यूब है, 11 की क्यूब होगी 1331। 10 है नीचे, एक जो है जीरो है, तो एक जीरो जो है हमारी एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 133.1 जो है हमारा इसमें हो जाएगा। 133.1 का मतलब है कि 100 तो हमारा पहले एक्चुअल में था, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 33.1 की वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है? 133.1 है। 100 पहले एक्चुअल में था, तो 33.1% की जो है घन के आयतन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी की लागत 180 आई, इसे 216 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एक कुर्सी की जो लागत है 180 है। लागत होता है हमारा सीपी, क्रय मूल्य, जो अपने आप में क्या होता है? 100%। तो जो हमारी कुर्सी है वो हमारी 180 रुपए की है। 180 बराबर किसके हो जाएगा? 100% के। 180 बराबर हो गया 100% के। इन्होंने बोला है 216 में बेचने पर। 216 में जब हमने इस कुर्सी को बेचा है तो लाभ कितने का हुआ है? 216 में से जो है मैं ये 180 घटा दूंगी, मतलब 36 रुपए का जो है हमें लाभ हुआ है। ये 36 रुपए का लाभ जो है हम निकाल देंगे कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंट में। तो 180 नीचे गया, 36 ऊपर गुना में गया, 36 एकम 36, 36 पंजे 180, 5 से कटिंग हुई 20 पर, तो 20% का जो है कुर्सी पर लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोड़ा 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% पर बेचा जाए तब घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इन्होंने बोला है 25% का लाभ होता है घोड़े पर। अपने आप में जो घोड़े की लागत रही होगी वो 100% रही होगी। अब 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 125 में जो है घोड़ा बेचा गया है। 125 बराबर किसके हो जाएगा? हमारे 20,000 के। इन्होंने बोला है 40% पर जो है इसे अगर बेचा जाए, 40% की अगर लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको 40% लाभ पर बेचा जाए, 40% अगर लाभ पर बेचा जा रहा है तो 100% इसकी लागत थी, 40% के लाभ पर मतलब 140 रुपए में जो है ये बेचा जा रहा है। 140 में अगर ये बेचा जा रहा है तो 140 का जो है हम विक्रय मूल्य इसका निकाल लेंगे। 20,000 अपॉन में 125 गुना 140 करेंगे। 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो ये, 5 से कटिंग हुई, 16 पंजे 80 और 1 जीरो ये, मतलब 160 गुना 140 गुना करेंगे। 16 चौका 64, 4 कैरी गया 6, 16 और 6 22, आगे ये वाली 2 जीरो, मतलब 22,400 रुपए में जो है ये बेचा जाएगा अगर 40% का लाभ चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ, अपने आप में जो इसकी लागत होगी 100% होगी। 10% का लाभ का मतलब है 110 में जो है ये बेचा जाएगा, 110% में जो है बेचा जाएगा। यदि वह 15% लाभ पर बेचे, मतलब 115% पे बेचेगा, क्योंकि 100% क्या रहेगी, लागत रहेगी। 115% पे अगर ये बेचे तो उसे जो है 200 रुपए अधिक मिलते हैं, 200 रुपए जो है अब अधिक मिलते हैं। परसेंट में देखा तो कितने परसेंट अधिक हो गया, 5% अधिक हो गया। और रुपए में देखा जाए तो 200 रुपए अधिक हो गया, तो 5% बराबर हो जाएगा 200 रुपए के। सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? अपने आप में जो लागत रहेगी वो 100% रहेगी। 100% की जो है हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। 200 बटे में जाएगा 5 और गुना में जाएगा 100। 5 से कटिंग हुई 40 पे हो जाएगी, 40 की गुना इसमें करेंगे तो ये हमारा 4000 जो है सामान का क्रय मूल्य रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट 10 में 12 की दर से पेंसिल खरीदकर रेट 12 में 10 की दर से पेंसिल अगर बेची जाए तब लाभ व हानि प्रतिशत होगा। देखिए, ₹10 में 12 की दर से, मतलब 10 रुपए में 12 वस्तु लाया है खरीद करके, अब 12 रुपए में 10 वस्तु जो है बेच रहा है, तो लाभ होगा या हानि होगा वो भी पता करना है, और लाभ हानि प्रतिशत जो है हमें इसमें निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में रेट अलग लिख लेते हैं, दर अलग लिख लेते हैं। रेट कितना है, 10 रुपए में 12 वस्तु खरीद करके लाया, ये क्या है हमारा सीपी। अब 12 रुपए में जो है 10 वस्तु बेची जाएगी, ये क्या है हमारा एसपी। ठीक है, दर कैसी है, 12 वस्तु खरीद करके ला रहा है और 10 वस्तु जो है बेची जा रही है, तो इसका मतलब जो है हमारी दर अलग अलग है। जब हमारी दर अलग अलग है तो दर सबसे पहले हमें इक्वल करनी है, तभी जो है हम अपना लाभ या हानि का जो है पता लगा सकते हैं। देखिए, लाभ और हानि का पता कब लगेगा, जब हमारी दर जो है इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे दर हमें इक्वल करेंगे, 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 12 की गुना 60 में करेंगे, मतलब वो 12 पंजे 60 होता है और 10 छिक्का 60 होता है। ये कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 10 छिक्का 60। यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 6 से मल्टीप्लाई करने की, जिधर हमने जैसे इधर किए वैसे इधर करेंगे। 10 पंजे 50 और 12 छिक्का 72। इसका मतलब ये है 50 रुपए में जो है 60 वस्तु खरीद करके लाया है और 72 रुपए में जो है 60 वस्तु बेच रहा है। अब 60 वस्तु खरीद कर लाए हैं, 60 वस्तु जो है बेची जा रही है, तो अब जो है हमारा इसमें प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 50 रुपए में खरीद के लाया, 72 रुपए में बेची है, तो प्रॉफिट जो हो गया 22 रुपए का हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 22 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट देखिए कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 22 का। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा जो है हमारा सीपी पर ही होता है। सीपी की वैल्यू कितनी है, 50, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, मतलब 44% का जो है प्रॉफिट इसको हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी व क्यू क्रम से किसी कार्य को 24 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तब 50% कार्य को करने में कितने दिन लग जाएंगे। देखिए, पी है, पी जो है 24 दिन में किसी काम को कर सकता है और क्यू जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 24। जो एलसीएम होता है वही हमारा जो है टोटल वर्क होता है। कैपेसिटी निकालेंगे इनकी, 24 से कम 24, 12 दूनी 24, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि P एक दिन में एक काम कर रहा है, Q एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितने काम करेंगे, P और Q। P एक दिन में एक काम करेगा, Q एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में जो है 3 काम कर रहे हैं। इनसे जो है 50% कार्य हमें करवाना है। अपने आप में जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है, 24। टोटल वर्क 24 है। टोटल वर्क जो है हमारा अपने आप में 100% है। 100% हमारा जो 24 है, तो 24 का 50% कितना होगा, मतलब 24 का आधा जो है हम इसमें निकालेंगे।
24 का आधा कितना होगा 12, 12 काम जो है हमें करवाना है। एक दिन में जब दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं तो 12 काम जो है 4 दिन लेंगे। 4 दिन में जो है ये 50% काम अपने आप समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, पूरी टंकी की धारिता होगी। देखिए किसी टंकी में कितना पानी डाल रहे हैं, 450 लीटर पानी डाल रहे हैं। किसी टंकी में 450 लीटर पानी डाल रहे हैं और उसका जो है 9/16 भाग ही भर पाता है। पानी जो है उसमें 9/16 भाग भर पाता है। 9/16 का मतलब है 16 जो है इसकी टोटल धारिता है और 9वां भाग जो है इसका भर पा रहा है। ये कितना है, इसका 9वां भाग जो है भर पा रहा है। जो भर रहा है पानी कितना भर रहा है, 450 लीटर, तो 9 बराबर होगा 450 के। 9 बराबर किसके होगा, 450 के होगा। पूरी टंकी की धारिता कितनी है, पूरी टंकी की धारिता जो टोटल है वो 16 है। 16 की जो है हम वैल्यू इसमें फाइंड कर देंगे। 450 अपॉन में आएगा 9 इंटू 16। 9 से कटिंग हुई, 9 पंजे 45, 0, 16 पंजे 80, 800 जो है इसका जो है लीटर धारिता पानी का होगा और ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार कर जाती है तब रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक कोई सिग्नल है, ये सिग्नल को जब ये रेलगाड़ी पार कर करके जाएगी तो ये रेलगाड़ी कब पार, जो इस रेलगाड़ी को पार करेगी ये, तो ये रेलगाड़ी देखो जब पार करेगी इसको तो अपनी पूरी लंबाई जो है पार करेगी। अपनी पूरी लंबाई जो है ये रेलगाड़ी पार करेगी, तो इसका मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो इसकी जो है कुल दूरी कहलाएगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। तो टोटल डिस्टेंस हमको जो है निकालनी है। इसका मतलब देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है। स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 को जो है हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से जो है गुना कर देंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा इसका ये हो जाएगी स्पीड। कितनी आ गई स्पीड, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जो है सिग्नल को कितने सेकंड में पार कर रही है, 13। ये रेलगाड़ी इस सिग्नल को 13 सेकंड में पार कर रही है। तो मतलब अपनी जो दूरी है इसकी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है, ये कब पार करेगी, जब ये इस सिग्नल को कब पार करेगी, जब अपनी पूरी डिस्टेंस जो है पार कर जाएगी। तो हमारी टाइम कितना दिया है, 13 सेकंड में पार कर जाती है। दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई है 10, टाइम कितना लग रहा है 13 सेकंड, तो 130 जो है मीटर आएगी, क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकंड में जो है जो इसकी स्पीड थी वो कवर कर ली थी। तो इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 130, और ये डिस्टेंस ही जो है रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। तो 130 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है तथा वही दूरी को वापस आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल लेता है, तब पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। देखिए इन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति जो ऑफिस जा रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, फिर उसी रास्ते से वो अपने घर पर आएगा और अब जो घर पर आ रहा है वो अब आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोनों बार जो है जाने और आने में स्पीड जो है अलग अलग यूज करी है, लेकिन जो दूरी है ऑफिस से घर की और घर से ऑफिस की जो ये दूरी है वो हमारी बिल्कुल सेम है। जब हमारे पास दूरी सेम हो और अलग अलग चाल जो है यूज करें तब जो है हमारा औसत चाल क्या होती है। देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, 2, दोनों स्पीड की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 40 इंटू 60, दोनों स्पीड नीचे ऐड करके लिख देंगे, कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 4 दूनी 8, 8 6 48, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी इसकी चाल हो जाएगी, जो इसकी औसत एवरेज है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, सारे क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल डिटेल वाइज कर चुके हैं, ना तो कोई हमने अलग से मेथड यूज किया है ना ही कोई अलग से हमने फॉर्मूला यूज किया है, सिर्फ हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ा है और उसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं।